एक तरफ हमारे लिए कॉमन मैन है तो दूसरी तरफ विपक्ष में एक कॉन मैन है, यानी धोखाधड़ी करके, झूठ बोल के जनता के साथ छल करने वाला ये कॉन मैन कभी अभय मुद्रा में चले जाते हैं, कभी आलू डाल के सोना देते हैं, कभी अपने भाषण में हलवा को मलाई बोल रहे हैं। उनसे हम और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। ये विपक्ष वाले कोई मौका नहीं छोड़ते हैं महिलाओं का अपमान करने का। ये महाराष्ट्र वाले सांसद वर्षाताई को कभी मौका ही नहीं दिया भाषण करने का, क्योंकि उनका वसीला नहीं है। वर्षाताई, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, एनडीए में आओ। बाकी लोगों के लिए ये कहता हूं, जिन्होंने हमें रोकने की साजिश रची, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, जिन्होंने हमें रोकने की साजिश रची वही आज हार कर अंधेरे में बैठे हो। सुनो महाराष्ट्र के कांग्रेस वालों, महाराष्ट्र की जनता ने फैसला सुना दिया, विरोधियों का मुंह काला कर दिया। आपका मुंह महाराष्ट्र की जनता ने काला किया, इसीलिए आप चुपचाप बैठो। राष्ट्रपति जी का पद इस देश का सर्वोच्च पद है और हमें गर्व है कि आज उस पर द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है, जिन्होंने अपनी मेहनत और त्याग से वो यहां तक पहुंची है। लेकिन कांग्रेस वालों ने आदिवासी वर्ग से आने वाली महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। पहले सोनिया जी ने ये अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए और इन्होंने ऐसे ही अपमानजनक बातें वित्त मंत्री हमारे निर्मला जी के लिए और हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए भी इस वाक्यों का प्रयोग किया। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि देखा नहीं जाता कि इस देश का नेतृत्व एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला और एक सामान्य परिवार से आने वाला पंतप्रधान बने, इसीलिए इसी तरह की बातें करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष की नेता कुछ जिम्मेदारी से अपनी बात रखे। विपक्ष का नेता पहले 5 मिनट सुन के मुझे लगा कि शायद अभय मुद्रा में रहने से उनके ज्ञान के दरवाजे खुल गए होंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के तारीफ कर रहे थे, अडानी और अंबानी जी की भी तारीफ कर रहे थे। वो शायद अपने मन की बात कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनके मुंह से गलती से सच निकल गया। फिर उन्होंने यू टर्न लिया और कांग्रेस पार्टी की मन की बात कहने लगा। इंडिया अलायंस की जो हालत है उस पर मुझे एक शायरी याद आती है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आती है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। इंडिया अलायंस की बर्बादी की पूरी आसार नजर आते हैं। ये बजट के बारे में ये हमारे यूबीटी के नेता बोले, महाराष्ट्र की उद्योग गुजरात लेके जा रहे हैं। इनकी सरकार की आदत है, जो बिजनेसमैन है उनके घर के नीचे अगर बाम लगाएंगे तो महाराष्ट्र में बिजनेस कैसे आएंगे। इनका गृह मंत्री खंडनी लेने में गिरफ्तार हुआ, ऐसे उनका जो इतिहास है। हमारी सरकार 2014 से सपना था कि हर नागरिक का अपना घर हो, इसलिए सरकार ने पंतप्रधान आवास योजना शुरू की थी। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों के लिए नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए
5,36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है, जिससे न सिर्फ पूरा देश बल्कि मेरा महाराष्ट्र और मेरे ठाणे लोकसभा के नागरिकों को भी अपने लिए घर मिलेगा, जो उनका अधिकार है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल था, ये हम सबको पता था। महंगा उपचार परिवार को गरीबी में धकेल देता था, लेकिन हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाकर इस समस्या का निवारण किया है और आज 12 करोड़ परिवार और 55 करोड़ नागरिक इस योजना के वजह से अपना इलाज बिना किसी आर्थिक असुविधा के से करवा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है और अब इस वर्ग को भी हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। सुन रहे हो कि नहीं? सुनो जरा। बजट की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी ने देश के हर वर्ग के विकास के लिए प्रावधान किया है। महाराष्ट्र के लिए भी बहुत किया है। अगर मुझे टाइम मिला तो वो भी आपको बता सकते हैं। ये बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को समर्पित है और भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक मजबूरी, कर सुधार, कृषि विकास, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, रोजगार सृजन और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता इस बजट के मुख्य स्तंभ है। इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिससे हर मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा मिलेगा वो है 12 लाख तक इनकम टैक्स की छूट। मैं देख रहा था कि जैसे ही वित्त मंत्री जी ने ये घोषणा की उसी वक्त विपक्ष के साथियों का मूड बदल गया, क्योंकि वो स्क्रिप्ट रेडी करके आए थे कि बाहर निकलते ही मीडिया को बोलेंगे ये बजट सिर्फ अमीरों का है, इसमें मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है इस घोषणा से, इससे जनता के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे खपत और बचत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। किसी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार का होता है और उसके लिए 1.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर राज्यों को मिलेगा, जिससे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश होगा। ये भी महाराष्ट्र के लिए है। ये बजट गरीबों को सशक्त बनाता है, युवाओं को रोजगार के अवसर देता है, किसानों को आर्थिक मजबूरी देता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और भारत को टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट देश को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और इस सरकार के ऐतिहासिक प्रयास को भी बधाई देता हूं और अंत में एक शायरी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, मोदी जी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा, आप कहते थे कुछ नहीं होगा। हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले हैं, हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले हैं। धन्यवाद।